हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। अध्याय को हम एक नजर में देखते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिकाओं के प्रकार, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, उनको स्टडी करेंगे। कोशिका के अंदर अलग अलग अंगक होते हैं। यहाँ पर हम इन अंगकों के नाम देख रहे हैं, तो इन्हीं सभी अंगक को हम एक एक करके यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। अब जीव जो है वो किसके बने हुए होते हैं? कोशिका के बने हुए होते हैं। और ये कोशिका जो है एक भी हो सकती है किसी जीव के शरीर में, और जो है बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय जीव हम देख रहे हैं, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और बहुकोशिकीय जीव मनुष्य, गाय, पेड़ पौधे, आसपास जितने भी हम जानवर देख रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सभी जो है वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अब सभी जीव जो है ये सूक्ष्म इकाइयों के बने हुए होते हैं, और ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? कोशिका। तो कोशिका की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या है कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। और कोशिका जो है उसके जब हम स्टडी करते हैं, उसके आकार के बारे में, उसकी आकृति के बारे में, उसके संगठन के बारे में, तो इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में मृत कोशिकाओं, जो कि कॉर्क के अंदर उन्होंने खोज की थी, उन कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। तो वो मृत कोशिकाएं थी। लेकिन जो एंटनी लिवेनहॉक ने देखी थी वह उन्होंने जीवित कोशिकाओं को स्टडी किया था। अब कोशिका के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। अब इस प्रोटोप्लाज्म में जो है कोशिका के अंगक भी आ रहे हैं, कोशिका द्रव्य भी है, और इसके अंदर जो है केंद्रक भी है। अब इसी जो विभिन्न संगठन है, अब इनमें क्या है? जल भी है, नमक के अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि। ये सभी कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में उपस्थित हैं, केंद्रक में उपस्थित है। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब कोशिका का सिद्धांत जो है वो कोशिका सिद्धांत दिया गया था दो वैज्ञानिकों के द्वारा, स्लीडन और स्वान के द्वारा। और उनके अनुसार ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी पौधे व जीव कोशिका के बने हुए होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है और सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। और इसमें अगर हम देखें तो वायरस एक अपवाद है। अब जैसा कि हमने देखा कि कोशिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो कि एक कोशिका से बनी हुई होती है, और यूकैरियोटिक जो कि बहुकोशिकीय होती हैं। तो अब इनमें अंतर क्या है, जरा हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका की संख्या की बात करते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव है उसमें एक ही कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय में जो है कोशिकाएं एक से ज्यादा होती हैं। उसके बाद कार्य क्या है? तो जितने भी कोशिका के कार्य हैं वह इस एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं इन सभी कार्यों को करने के लिए। अब एक कोशिका है तो यहाँ पर एक कोशिकीय में विभाजन नहीं होता कार्य का, जबकि बहुकोशिकीय में जो है अलग अलग कोशिकाएं हैं, और यहाँ पर हमें कार्य का विभाजन देखने को मिलता है। अब एक कोशिकीय जीव में जनन उस एक ही कोशिका के द्वारा होता है, और बहुकोशिकीय जीव में जनन कोशिकाएं होती हैं जो कि जनन में भाग लेती हैं। अब आयु की अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जीव की आयु बहुत छोटी होती है, और बहुकोशिकीय जीव की आयु लंबी होती है। उदाहरण यहाँ पर हमें दिया हुआ है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम है। और बहुकोशिकीय जो है उसमें आ गए आपके सभी जो पेड़ पौधे हैं, कवक, जंतु। तो ये सारे उदाहरण हो गए हमारे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। अभी इसके साथ साथ हम दो शब्द और देख रहे थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो अब इनमें क्या अंतर है वो भी हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो है वो आकार में बहुत छोटी होती है, और इनके अंदर जो कोशिका का जो केंद्रीय भाग जो है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक, वह उसके अंदर न्यूक्लियर झिल्ली नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि केंद्रक पूरी तरह से उसमें उपस्थित नहीं होता। उसका केंद्रक का जो डीएनए मटेरियल है वो पूरी कोशिका में फैला हुआ रहता है। और उसके साथ साथ जितने भी जो कोशिका अंगक होते हैं उसके अंदर झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है। कोशिका विभाजन यहाँ पर विखंडन और बडिंग के द्वारा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो उदाहरण हम जीवाणु ले सकते हैं। उसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। यहाँ पर जो केंद्रक है वह केंद्रकीय झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है, और उसके साथ साथ जितने भी जो यहाँ पर कोशिका अंगक हैं उनके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। और कोशिका विभाजन जो है वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा जो है स्थापित होता है। और जितने भी बहुकोशिकीय जीव है वह यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब जो कोशिकाएं हैं उनकी आकार उनके अलग अलग है, उनकी आकृति अलग अलग है। अब जैसे कि हम ये नीचे देख रहे हैं, ये मनुष्य के शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं, और आप देखिए कि हर एक कोशिका जो है उसकी संरचना हमें अलग अलग देखने को मिल रही है। तो ये गले में जैसे है किस तरह के सेल हैं, ये हमारे जो है पेट के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाएं हैं। उसी तरह से ये हमारे इंटेस्टाइन में है, ठीक है, ये हमारी जो है मसल्स में है, ये हमारी हार्ट की कोशिकाएं हैं, और कार्टिलेज, ये जो है हड्डियों में इस तरह के सेल्स उपस्थित हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी है,
ये हमारी जनन कोशिकाएं हैं, स्पर्म और ओवम, और ये जो लंबी सी हम देख रहे हैं ये हमारी जो है तंत्रिका कोशिका देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी अलग अलग तरह की कोशिकाएं उपस्थित है एक मनुष्य के शरीर में, और इन कोशिकाओं का जो है कार्य भी सबका अलग अलग ही है। तो इनकी शेप अलग है, इनका कार्य भी अलग है। अब कोशिकाओं की हमने आकार तो देख लिया। अब आकार के साथ साथ हम जैसे देख रहे थे कि उनके आकार अलग अलग हैं। अब कुछ कोशिकाएं जो है वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ हमें जो है कोशिकाएं वह नंगी आंखों से भी दिखाई देती है। तो अगर हम देखें, जो सबसे बड़ी कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वह सबसे बड़ी कोशिका है, और सबसे छोटी कोशिका हमारी होती है माइकोप्लाज्मा, और लंबी कोशिका की अगर हम बात करें तो वह तंत्रिका कोशिका होती है। तो यहाँ से भी हमें 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है कि कोशिका का जो है साइज क्या है उसके आधार पर। अब कोशिका में हमने देखा कि अलग अलग भाग हैं, उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली है, उसमें केंद्रक है और उसमें कोशिका द्रव्य है। तो इन जो है कोशिका के अलग अलग भागों को, ये 3 मुख्य भाग हैं उसके, और जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर अलग अलग कोशिका अंगक उपस्थित है। तो सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एक खूबसूरत सा आप चित्र देख रहे हैं कोशिका झिल्ली का। अब ये जो कोशिका झिल्ली है इसको हम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। अब कोशिका जो है वह कोशिका झिल्ली कैसी होती है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इन 2 शब्दों का क्या अर्थ है कि ये केवल कुछ ही पदार्थों को अंदर आने और जाने देती है, और जो प्रत्येक कोशिका है उसको दूसरी कोशिका से अलग कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, और ये किसकी बनी हुई होती है? ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हम जो है कोशिका के अंगक की बात करें तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि उसकी संरचना क्या है। संरचना के साथ साथ हमें देखना है कि उसका कार्य क्या है। अभी जैसे हम कह रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो यहाँ पर जो है सिंगर और निकलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सिद्धांत के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोटीन है उसकी जो सतह है वह लिपिड की 2 सतहों के बीच में सैंडविच रहती है। तो यहाँ पर हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्रोटीन की सतह है, प्रोटीन जो है वो कहाँ है? वो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में सैंडविच की तरह उपस्थित है। अब प्लाज्मा की संरचना तो हमने देख ली, प्लाज्मा झिल्ली की, इसके कार्य क्या क्या हैं? तो पहला कार्य क्या है कि कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं को आने जाने देती है। कोशिका का एक ये निश्चित आकार भी बना के रखती है, और इसके अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान 2 प्रकार से होता है, विसरण और परासरण। अब विसरण और परासरण में क्या अंतर है इसको जरा हम देखते हैं। तो विसरण के अंदर जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब अणुओं का गमन होता है उसको हम कह रहे हैं विसरण। उसी तरह से परासरण में वर्णात्मक झिल्ली उपस्थित होगी, और यहाँ पर जल जो है, जो विलायक है, वह अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यह पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है, और यहाँ पर ये भी पदार्थ की सांद्रता को समान कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाएगा तो कुछ समय के बाद जो है सांद्रता समान होगी। ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है विसरण, लेकिन परासरण जो है केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। और 4th पॉइंट कह रहा है कि अपनी सांद्रता के अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर अगर हम देखें तो विलायक जो है जैसे जल के अणु। उसके बाद बाह्य परासरण क्या? बाह्य परासरण जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन, और अंत्य परासरण मीन्स कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर की तरफ गमन। तो इन शब्दों को हम ध्यान रखें। बाह्य मीन्स अंदर से बाहर की ओर जाना, और अतः मीन्स बाहर से अंदर की ओर गमन करना। तो ये 2 तरह से परासरण हमें देखने को मिलते हैं। अब सांद्रता के अनुसार हम देख रहे हैं कि परासरण जो है वह हमें 3 तरह से यहाँ पर हम विलयन देख पा रहे हैं कि अगर सांद्रता अलग अलग है तो अलग अलग सांद्रताओं का कोशिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला अगर हम देखें समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन, इसके अंदर जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान होती है तो इसको हम समपरासरी विलयन कहते हैं। अति परासरणी दाबी विलयन क्या है? जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर द्रव की सांद्रता से अधिक हो तो कोशिका के अंदर से जल बाहर की ओर निकल जाता है, जिससे कि कोशिका सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोशिका के जो अंदर की सांद्रता है वो बाहरी द्रव की सांद्रता से अधिक है, तभी जल जो है वो अंदर से, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जल की मात्रा जो है वो कोशिका के अंदर अधिक है, तो इसलिए वो अंदर से बाहर की तरफ गमन करेगी। और अल्प परासरणी दाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम है तो कोशिका के अंदर अंत्य परासरण के कारण कोशिका फूल जाती है। या दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि हम कह रहे हैं कि सांद्रता कम है, यानी कि
जो है पानी की मात्रा, या हम कह सकते हैं कि जल की मात्रा अगर बाहर अधिक है तो वह अंदर की तरफ गमन करेगा और यहाँ पर जो है क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। तो ये हमारा हो गया अल्प परासरणी दाब। तो इस तरह से जो है विलयन सांद्रता के अनुसार हमने 3 तरह के विलयन को देखा है। अब नेक्स्ट हम हमारा सेल ऑर्गेनेल स्टडी करते हैं, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अब ये कैसी है, सख्त है, मजबूत है और अजीवित संरचना इसमें होती है। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिकाओं के मध्य एक भित्ति होती है जिसके द्वारा वे एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। और पादप कोशिकाएं जो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेट से संपर्क करती है, मीन्स ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कोशिका भित्ति की, और ये कोशिका के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, कोशिकाएं कैसी होती हैं, अजीवित कोशिकाएं होती हैं। अब इस कोशिका का कार्य क्या है, कार्य अगर हम देखें तो कोशिका को एक तो ये संरचना प्रदान कर रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और ये कैसी होती हैं, सरंध्र होती हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण ये अणुओं को आर पार जाने देती हैं, और इसके मरम्मत करने और पुनर्जनन की इसमें क्षमता होती है। तो ये कार्य भी हमें कोशिका भित्ति के ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं कि केंद्रक, जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं केंद्रक का, जो कि कोशिका का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है और कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कोशिका का केंद्र या हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनमें तो केंद्रक स्पष्ट है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक भी होता है, मीन्स उसके अंदर ये जो हम झिल्ली देख रहे हैं ये नहीं होती है, और उसका जो सारा जो केंद्रक का जो मटेरियल है वह पूरी कोशिका में बिखरा रहता है। अब इसके अंदर जो है द्विस्तरीय झिल्ली हमें देखने को मिलती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। अब केंद्रक द्रव्य में क्या हमें दिख रहा है, केंद्रकाय है और क्रोमैटिन या धागे, क्रोमैटिन के धागे हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन जो है ये किसके बने हुए होते हैं, ये डीएनए के बने हुए होते हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। जैसे कि हमें घर में ही हमें कई बार ये सुनने को मिलता है कि हम अपने माता के जैसे हैं या पिता के जैसे हैं हमारे गुण, तो वो क्या है, वो आनुवांशिक सूचना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन क्रोमोसोम्स के द्वारा भेजी जाती है। अब डीएनए के बुनियादी कार्यक्षम घटक जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, जीन्स कह रहे हैं। केंद्र के कार्य क्या है, पहला तो हो गया कि यह सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण कर रहा है, और दूसरा जैसे अभी मैंने कहा आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का यह कार्य करता है। यानी कि जनक से ये अपने जो है डॉटर सेल तक ये उन कोशिकाओं को या उन गुणों को, उन आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट हम कोशिकांग देख रहे हैं, कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य जो है इसके अंदर हमारे सभी जो है कोशिका अंगक उपस्थित रहते हैं, और इस तरल पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कह रहे हैं। अब इसके अंदर जो है जैसे 2 भाग हमें दिख रहे हैं, एक है सिस्टोल जो कि जलीय भाग है जिसके अंदर अलग अलग हमें प्रोटीन, इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य अवयव हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर कोशिका अंगक भी उपस्थित रहते हैं। तो अब ये जो कोशिका अंगक इस कोशिका द्रव्य में उपस्थित है, इनको स्टडी करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपैरेटस। यह एक पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो कि एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है। अब इसकी जो इसका आविष्कार या इसकी खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने इसका आविष्कार किया, और ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसीज और जो हमारे पादप के अंदर सीव सेल्स होते हैं उनमें ये अनुपस्थित होती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये चपटी पुटिकाओं के इस तरह से ये यहाँ पर आकार में ये हमें देखने को मिल रही है। ध्यान रखना है कि ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसीज और सीव सेल्स में ये अनुपस्थित होती है। अब इसके कार्य क्या है वो देखते हैं। तो अब इसका पहला कार्य अगर हम देखें तो ये लिपिड बनाने में सहायता करता है, और ये मध्य लेमिला बनाने का कार्य भी करता है। अब ये स्वभाव से कैसा है, स्त्रावी है, मेलानिन का संश्लेषण करता है, यानी कि मेलानिन यहाँ पर बनता है। अंतर्द्रव्य जालिका जो है उसमें संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण जो है वो गोल्जिकाय में किया जाता है, और उन्हें कोशिकाओं के अंदर व बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। अब पुटिका में जो पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उनको बंद करना, तो कितने विभिन्न कार्य हम देख रहे हैं गोल्जिकाय के। अब गोल्जिकाय के द्वारा जो है लाइसोसोम्स को भी बनाया जाता है। यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है। तो कितने सारे हम कार्य देख रहे हैं जो कि एक गोल्जी उपकरण ये विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पहला ही पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ये प्रोकैरियोट में अनुपस्थित है, और इसको हम पावर हाउस भी कह रहे हैं। ये जो स्टूडेंट्स अलग अलग नाम हमें दिख रहे हैं ना, तो इनके ऊपर भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। और यह धोरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकैरियोट में उपस्थित होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं इसकी बाहर की झिल्ली है,
और अंदर की झिल्ली इस तरह से ये फोल्डेड फॉर्म में है। तो ये 2 झिल्ली वाला होता है। अब जो बाहरी इसकी परत है वह चिकनी और छिद्रित होती है। अंदर वाली जो जैसे अभी हमने देखा कि वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 में कॉलिकर ने देखा था और इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो यहाँ पर भी ये भी एक क्वेश्चन मार्क आता है 1 मार्क का कि कौन से ऐसे कोशिका के अंगक हैं जिसमें कि खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो उसमें एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्य क्या हैं कि इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना, एटीपी के रूप में संचित करना, और ये क्रेब्स साइकिल या कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है। इसमें एटीपी का निर्माण हो रहा है। अब राइबोसोम्स ये अत्यंत एक छोटे गोले हैं जो कि जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं या अंतर्द्रव्य जालिका के बाहर की सतह पर ये चिपक जाते हैं। तो ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो यहाँ पर भी जो राइबोसोम्स हैं इसके ऊपर ही उपस्थित रहते हैं। तो ये अलग अलग हमें चित्र देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये जो है राइबोसोम्स यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है। अब ये राइबोसोम्स के कार्य क्या हैं, इनको जरा एक बार स्टडी करते हैं। तो जैसे ये राइबोसोम्स हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य जो स्थान है, प्रोटीन कहाँ पर बन रहा है, इन राइबोसोम्स में बन रहा है, और सभी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह राइबोसोम के द्वारा होता है। अब संश्लेषित जो प्रोटीन है वह कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें, हमारा है अंतर्द्रव्य जालिका, जो कि एक झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक विशाल तंत्र है, और इसकी खोज पॉटर, क्लॉड और फुलम ने की थी। झिल्ली जीवात जनन, ये भी 1 नंबर का हमें क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क्स का हमें यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन और वसा का निर्माण हुआ वह कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसको हम कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। और प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इरिथ्रोसाइट्स के अलावा ये सभी में पाया जाता है। उसके साथ साथ अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। तो अब इन दोनों में, जैसे कि हमें नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, दोनों में क्या अंतर है इसको भी हम देखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं चिकनी, तो ये झिल्ली जो है किसकी बनी हुई होती है, ये झिल्ली और नलिकाओं से बनी हुई होती है, जबकि जो खुरदरी है उसमें सिस्टर्नी व नलिकाएं होती हैं। अब चिकनी में वसा और लिपिड बनाने में मदद करता है, जबकि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि इसके अपने ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ना, खुरदरी किस कारण से होती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। और जो चिकनी है उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। अब कोशिका द्रव्य के भाग तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए जो नलिकाएं हैं वह चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रदान करती है। उसके साथ साथ यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निराविषीकरण भी करती है। वहां से ये जो है जो विष या जो गंध है उसको बाहर निकालने में भी ये मदद करती है। अब इस अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये केवल यही एक ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर के पदार्थ के और केंद्रक के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच परिवहन अगर हो रहा है तो अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा ही होता है। और इस अंगक के बीच में जो है बायोकेमिकल क्रियाएं जो है वो उपलब्ध हैं। यहाँ पर ये अलग अलग क्रियाएं यहाँ पर होती हैं, और वसा तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यकृत की कोशिकाओं से विष और दवा, जैसे कि अभी हमने देखा, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कोशिका अंगक है वो है लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाला अंगक है, और इसकी झिल्ली भी जो है वह 2 परतों की होती है जो एक पदार्थ के अंदर धसी रहती है। तो ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। इसकी जो आकार व आकृति जो है रिबन की तरह होती है, जैसे कि हम चित्र में भी देख रहे हैं। और यहाँ पर जो लवक है, लवक में यह अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है। तो हमने 2 अंगक देखे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड, जिनमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम सफेद कह रहे हैं, जो तनों और जड़ों में होता है। क्रोमोप्लास्ट वो कहाँ होता है, वो जड़ों में भी हो सकता है, तने और पत्तियों में भी होता है। तो अलग अलग रंग हुए, जैसे हरे के अलावा जो रंग हुआ लाल है, भूरा है। और क्लोरोप्लास्ट हो गया जहां पर कि हरा रंग जो पत्तियों में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट देखें तो जैसे कि हम बात करें कि ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित है और सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह सहायता करता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जैसे क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ हमने देखा था कि आपने कई पौधे देखे होंगे जहां पर हमें अलग अलग रंग की पत्तियां दिखती हैं, तो उनमें क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग जो है वह रितिका है। अब रितिका क्या है? यह कोशिका द्रव्य में झिल्ली के द्वारा निश्चित एक थैली के आकार की संरचना होती है, जिसे उसको हम, जो झिल्ली है उसको हम क्या कह रहे हैं? टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। अब जंतु कोशिकाओं में देखें तो रितिका छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में ये रितिकाएं बड़ी होती है। बड़ी रितिकाओं में कोशिका जो है वह कोशिका का 90% भाग को घेरे रहती है। तो स्टूडेंट, साथ के साथ हम डिफरेंसेस भी कर रहे हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में क्या क्या अंतर है, तो उन अंतर को भी हमें ध्यान में रखना है। तो रितिका की हमने संरचना देख ली, अब इसके हम कार्य देखते हैं कि रितिका के कार्य क्या क्या हैं। तो कोशिका के अंदर जो परासरण दाब है उसका नियंत्रण व पादप कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य कौन कर रहा है? ये रितिकाएं करती हैं। नेक्स्ट हमारा अंगक है लाइसोसोम। अब जो गोल्जी उपकरण है उसकी कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम इकट्ठे होते हैं। ये एकल झिल्ली के द्वारा जो पुट्टिका लाइसोसोम कहलाती है। अब इसकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता और ये जंतु कोशिका में और कुछ पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहती है, जैसा कि हम यहाँ पर ये चित्र इसको देख रहे हैं। अब इसका जो मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को साफ करना। अब जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसमें जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो जो लाइसोसोम की पुट्टिकाएं हैं वह फट जाती हैं और एंजाइम को स्रावित कर देती हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करती हैं? अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेती हैं, इसलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग अंगक है जिसको कि हम आत्मघाती थैली कहते हैं, और उसके बारे में लिखो तो ये लाइसोसोम है। तो यहाँ से हम ये लाइसोसोम के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अभी हम साथ साथ हर एक कोशिकांग को स्टडी हम कर रहे थे, तो हमने देखा कि दोनों कोशिका जो है पादप और जंतु में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ये कुछ अंतर हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर क्या उपस्थित है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं है। रितिकाएं बड़ी हैं जबकि रितिकाएं अनुपस्थित या छोटी होती हैं जंतु कोशिका में। लाइसोसोम्स नहीं पाया जा रहा पादप कोशिका में, जबकि लाइसोसोम्स जंतु कोशिका में है। और जो कोशिकाएं मुख्य चतुर्भुज आकार की होती हैं, और यहाँ पर जैसे अभी हमने इस वीडियो में आपने यहाँ शुरू में भी मैंने दिखाया था कि कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। और गोल्जी उपकरण जो है वह पूरी तरह से विकसित नहीं होता पादप में, लेकिन जंतु में वह पूरी तरह से विकसित होता है। तो ये कुछ अंतर है हमारे पादप और जंतु कोशिकाओं में, और ये दो चित्र भी हम इनको देख पा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। और ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के चित्र भी बनाने को पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे हमने विभाजन की बात की थी, तो अब हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन किस प्रकार से होता है। तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु जो नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो हैं उनके बदले में नई कोशिकाएं बन रही है, जैसा हम कह रहे हैं। और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। तो जो नई कोशिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कह रहे हैं? कोशिका विभाजन। जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वह क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन हो रहा है। और सूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन नामक जो दो प्रकार से कोशिका विभाजन की प्रक्रियाएं होती हैं। अब जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है इसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। तो अगर वृद्धि मीन्स उनकी वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? सूत्रीय विभाजन। वृद्धि हो रही माना साइज में वो बढ़ रही है। और इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशी, जिसे कि हम मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं, जैसा कि ये हम चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? कोशिकाएं सिर्फ वृद्धि के हेतु यहाँ पर विभाजन हो रहा है, जिसको कि हम सूत्रीय विभाजन कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने जो है चित्र में कलर डिफरेंस है, दो ब्लैक हमें नजर आ रहे हैं और दो व्हाइट हमें नजर आ रहे हैं। तो डिवीजन के बाद इस कोशिका में भी दो ब्लैक हैं और दो व्हाइट हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें जो संतति कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान है। यहाँ पर ये देखो पॉइंट भी है कि गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान भी होती है और यह जीव में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये समसूत्री विभाजन है, जिसको हम कहते हैं सम अर्थात कि समान रहना। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अगर हम देखें तो गुणसूत्रों की संख्या हमें समान दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों एवं ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर यहाँ पर जो है युग्मक बनाती हैं और निषेचन के पश्चात जो है संतति हमें प्राप्त हो रही है। अब इसको यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्रमशः जो है समसूत्री में हमने एक विभाजन देखा था, यहाँ पर हमें दो विभाजन मिलेंगे। और जब कोशिका अर्धसूत्रण के द्वारा विभाजित होती है तो दो की जगह चार नई कोशिकाएं बन रही है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमें दो ब्लैक और दो सफेद कोशिकाएं नजर आ रही हैं। पहला विभाजन हुआ जहाँ पर कि
जो है दोनों में अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोम्स की संख्या आधी है। यहाँ पर अगर देखो आप तो क्रोमोसोम्स 4 हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्रोमोसोम्स दो दो ही रह गए। और आगे अगर हम चलें तो ये क्रोमोसोम्स फर्दर डिवाइड होकर एक एक ही, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 4 जो है, एक कोशिका से हमें 4 कोशिकाएं विभाजित हुई मिल रही है, और जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वह आधी हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन हम इसको नाम दे रहे हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको क्लियर होगा, ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन पर भी प्रश्न आ सकता है। आशा है आपको ये वीडियो क्लियर होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको ध्यान से देखें, चैप्टर को स्टडी करें। जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो को बार बार देखें। इसका प्लस पॉइंट या बेनिफिट यही है कि इसको आप इस लॉकडाउन पीरियड में घर में बैठ के भी आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी अपने आप करने का प्रयास करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।